नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपने कक्षा 8 के दूसरे लेसन के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने सूक्ष्म जीवों की लाभ देख लिए थे या सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में हम देख लिए थे। आज बच्चों हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों की हानियां, यानी हम हेडिंग लगाते हैं सूक्ष्म जीवों की हानियां। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सूक्ष्म जीव हानिकारक कैसे है, हानिकारक कैसे है, या सूक्ष्म जीव है वो हमारे शत्रु कैसे है, इसकी हम आज बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम हानिकारक या शत्रु की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग होते हैं। अब हमें आता है कि सर रोग किसे कहेंगे, रोग की परिभाषा क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं रोग किसे कहेंगे, आप कहोगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से कोई विकार उत्पन्न हो, कोई असंतुलन पैदा हो, तो उस असंतुलन को हम क्या बोलते हैं, रोग। यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हो सकता है या बौद्धिक रूप से कोई विकार उत्पन्न हो या कोई असंतुलन की स्थिति पैदा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोग। फिर ये बच्चों रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो रोग होते हैं संचरणीय रोग, संचरणीय रोग, और दूसरे होते हैं बच्चों असंचरणीय रोग, असंचरणीय रोग। अब इस संचरणीय रोग का मतलब क्या हो गया, संचरणीय रोग का मतलब हो गया ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, चाहे वो वायु द्वारा, चाहे वो जल द्वारा, किसी के द्वारा भी एक दूसरे व्यक्ति से फैलते हैं। यानी एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम बोलते हैं संचरणीय रोग। संचरणीय रोग बच्चों वह रोग होंगे जो एक स्वस्थ व्यक्ति से एक संक्रमित व्यक्ति में, सॉरी, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोग को हम बोलते हैं संचरणीय रोग। इसमें जैसे टीबी हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये ऐसा रोग है जो संचरणीय है, जो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे रोग को हम बोलते हैं संचरणीय रोग। फिर बच्चों दूसरा आता है असंचरणीय रोग। और असंचरणीय रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक जिस व्यक्ति के अंदर है, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसी संक्रमित व्यक्ति तक ही सीमित है। वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से वो रोग नहीं फैलेंगे। जैसे कैंसर हो गया तो उसे हम बोलते हैं असंचरणीय रोग। फिर आते हैं बच्चों हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारे सूक्ष्म जीव है, तो हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन से रोग होते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग देखें तो सूक्ष्म जीव बच्चों हमने पढ़े थे, 4 वर्ग पढ़े थे सूक्ष्म जीवों के, जिसमें से मैंने जीवाणु पढ़ा था, वायरस पढ़ा था, कवक पढ़ा था और प्रोटोजोआ पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि जीवाणु से मनुष्य में कौन से रोग होंगे, पादपों में कौन से रोग होंगे, जंतुओं में कौन से रोग होंगे। यानी इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो हमने 4 वर्ग बनाए हैं सूक्ष्म जीवों के, इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा मानव के अंदर, जंतुओं के अंदर और पादप के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि जीवाणु जनित रोग है, निम्न में से वायरस जनित रोग है। तो हम देखते हैं कि इन सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव में कौन से रोग होंगे, मनुष्य के अंदर कौन से रोग होंगे, पादपों में कौन से रोग होंगे और जंतुओं के अंदर कौन से रोग होंगे। तो देखते हैं, देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें मनुष्य में, मानव की बात करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं कि मानव के अंदर सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन से रोग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जीवाणु से, अगर हम जीवाणु से बात करें तो बच्चों आपको ये याद रखने हैं, चाहे जीवाणु से टीबी होता है, वो जीवाणु जनित बीमारी है। इसके बाद टिटनस है, इसके बाद टाइफाइड है, और एक और बीमारी है जिसका नाम है हैजा। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपके जीवाणु से फैलती है। तो जीवाणु जनित बीमारियों के नाम लिखिए, तो बच्चों उसमें आपको टीबी, टिटनस और टाइफाइड, हैजा, इन बीमारियों के नाम लिखने हैं। या 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है। फिर दूसरे बात करें वायरस से, अगर हम वायरस से बात करें तो वायरस से ये बीमारियां दे रखी है हमारी बुक में। एक तो दे रखा है चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है, ये चिकन पॉक्स भी आपके वायरस से होने वाली बीमारी है। दूसरा नाम दे रखा है हेजे का, जो हेजा होता है वो भी एक वायरस जनित बीमारी है। और तीसरा नाम दे रखा है पोलियो। तो ये तीनों बीमारियां बच्चों हमें याद रखनी है कि तीनों ये ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती है। किससे फैलती है, वायरस से, जो हमारा वायरस सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा फैलती है। फिर देखो तीसरी एक और बीमारी दे रखी है जो आपके प्रोटोजोआ से है। तो प्रोटोजोआ जनित बीमारी एक ही दे रखी है जिसका नाम है मलेरिया। जिसका क्या नाम है बच्चों, मलेरिया। तो क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो ये तो मानव में होने वाले रोग है जो इन जीवाणु से फैलते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि पोलियो है वो जीवाणु जनित है, वायरस से है या कवक से है या प्रोटोजोआ से, तो हमें वायरस करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना।
फिर देखो कुछ रोग दे रखे हमें कीट से, कि कीट से कौन से रोग होते हैं, और कीट से रोग देखें तो दो रोग के नाम दे रखे हैं, एक तो है मलेरिया और दूसरा दे रखा है डेंगू। ये दोनों रोग होते हैं कीट से, और कीट से कहीं या मच्छर से होते हैं, कीट कहीं या मच्छर से होते हैं। और मच्छर से एक होता है कौन सा रोग, मलेरिया रोग। कौन सा रोग है, मलेरिया रोग। और दूसरा बच्चों कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग। कौन सा रोग है, डेंगू। ये दोनों ऐसे रोग है जो किससे होते हैं, मच्छर से फैलने वाले रोग है। अब हमें ये आता है कि कौन से मच्छर से, इसमें नाम भी लिखा हुआ है। तो अगर मलेरिया रोग की बात करें तो मलेरिया रोग है मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है, तो आप कहोगे सर मलेरिया फैलता है। और इस मलेरिया यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर का वाहक कौन होता है, तो आप कहोगे प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर का वाहक का कार्य करता है। बच्चों किसका काम करता है, वाहक का काम करता है। दूसरा आता है डेंगू, और डेंगू भी एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। और मच्छर से होने वाली बीमारी अगर आपसे पूछे डेंगू है वो कौन से मच्छर से होती है, तो आपको याद रखना है एडीज मच्छर से। कौन से मच्छर के काटने से होती है, एडीज मच्छर के काटने से होती है। तो ये आपके दो कीट से या मच्छर से होने वाली बीमारियों के नाम दे रखे। उसके बाद दे रखा है कि इन मच्छरों को नहीं पनपने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, यानी इनसे बचाव के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय सीधी सी बात है, ये मच्छर है, ये पानी होता है, जहां पानी संग्रह होता है वहां ये पनपते हैं, वहां अपने अंडे देते हैं। तो हमें हमारे घर के आसपास जो पानी है उसको ढककर रखना चाहिए। यहाँ कोई पानी है, खराब पानी है, तो उसके अंदर कोई कीटनाशक दवाइयां डालनी चाहिए, ताकि उसके अंदर मच्छर है वो नहीं पनपे। हमारे घर के उपकरण है, जो पानी के साधन है, जैसे आप कूलर है या कोई भी फूलदानी है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए कि उसको भी हमें ढककर रखना चाहिए, या उसका पानी है वो समय समय पर बदलना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो भी मच्छर है वो मच्छर उनमें नहीं पनपेंगे, तो मच्छर जनित ये मलेरिया और डेंगू बीमारियां ये भी नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये मानव के बाद फिर आता है कि जंतुओं में इन जीवाणुओं से कौन से रोग होते हैं, यानी अगर इन सूक्ष्म जीवों से जंतुओं में कौन से रोग होते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें तो बच्चे देखें जंतुओं में दो ही रोग दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एंथ्रेक्स रोग। बोलो कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स रोग। और ये एंथ्रेक्स रोग है ये किससे होता है, तो आप कहोगे सर ये जीवाणु से होता है। और दूसरा रोग दे रखा है कौन सा, तो आप कहोगे सर मुंह या खुर पका रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मुंह या खुर पका रोग होता है। ये बच्चों वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। तो ये एंथ्रेक्स रोग और मुंह या खुर पका रोग है, ये रोग दोनों आपके किससे होते हैं, ये दोनों रोग एक तो जीवाणु जनित है, दूसरा वायरस जनित है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जंतुओं में होने वाले सूक्ष्म जीवों से रोगों के नाम लिखिए, तो उसमें एक एंथ्रेक्स लिख लेना, दूसरा मुंह या खुर पका रोग, या मुंह या खुर को संक्रमित करते हैं, तो ये वायरस से होने वाली बीमारियां। उसके बाद बच्चों फिर हमारे अगर हम पादपों की बात करें कि पादप को सूक्ष्म जीव कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, पादपों को कैसे हानि पहुंचाती है, तो पादपों में रोग। अगर पादपों में रोग की बात करें तो क्वेश्चन सीधा आता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पादपों में होने वाले दो रोग के नाम लिखिए। अगर हम पादपों में रोग की बात करें तो इसमें हमारी बुक में 3 रोग दे रखे हैं। एक तो पादपों में रोग होता है नींबू में। कौन से में होता है, नींबू में। तो नींबू में जो रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग। कौन सा रोग है बोलो, कैंकर रोग। फिर दूसरा आता है गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर कौन सा रोग होता है, तो गेहूं में रस्ट रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रस्ट रोग। और फिर तीसरा दे रखा है भिंडी में, और भिंडी में रोग होता है पित्त रोग। भिंडी में कौन सा रोग होता है, पित्त रोग। तो ये 3 रोग आपको याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं नींबू में जो कैंकर रोग होता है, यह जीवाणु जनित रोग है। इसी तरह से गेहूं में जो रस्ट रोग होता है ये कवक जनित बीमारी है गेहूं की। और तीसरा जो भिंडी के अंदर पित्त रोग होता है ये वायरस जनित बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि पादपों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग के नाम लिखिए। तो बच्चों पादपों के अंदर ये 3 बीमारियां आपको याद रखनी है कि नींबू के अंदर, और उसके बाद गेहूं में रस्ट रोग, और भिंडी का पित्त रोग। ये बच्चों पादपों में होने वाली बीमारियां हैं सूक्ष्म जीवों से। हमारे चैप्टर का जो हमने शुरू किया है पार्ट, उसमें यही नाम था कि सूक्ष्म जीवों की हानियां। और सूक्ष्म जीवों की हानियों में हमें यही देखना था कि सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी हानियां होती है। और हमें पता है कि हानियों के रूप में हम क्या देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों में होने वाले रोग ही देखेंगे, और हानियों में हम क्या देखेंगे। तो ये हमारी बात हो गई सूक्ष्म जीवों में होने वाले रोग की। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आता है फिर हमारा कि जो सूक्ष्म जीव है ये तो रोग पैदा करते ही है, साथ साथ में ये सूक्ष्म जीव क्या करते थे, खाद्य विषाक्तन। तो अब हम फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं कि अगर हम हमारे भोजन को बिना ढके लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है कि उस भोजन के ऊपर भी ये सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु, कवक, ये उसके ऊपर बैठते हैं और हमारे उस भोजन को खराब कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। तो अब हम नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इसमें खाद्य विषाक्तन।
तो देखिए अब हम फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है खाद्य विषाक्तन। अगर हम खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग की बात करें तो खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? खाद्य विषाक्त या फूड पॉइजनिंग की बात करें तो फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि अगर हमारा भोजन बिना ढके लंबे समय तक बाहर वातावरण में रहने से हमारा भोजन है वो खराब हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन। तो अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए खाद्य विषाक्तन क्या है, तो आपको ये लाइन लिखनी है कि हमारा भोजन है वो वातावरण में अगर हम बिना ढके रख लेते हैं तो उसके ऊपर सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अगर हम उस भोजन का, उस खराब हुए भोजन का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, रोग हो जाते हैं। तो उस भोजन को हम बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। फिर आता है कि खाद्य विषाक्तन के बाद आता है खाद्य परिरक्षण। अब देखो खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या हो गया? खाद्य परिरक्षण का मतलब हो गया कि अगर आप अपने भोजन को खुला नहीं छोड़ते हो, आप अपने भोजन को ढककर रखते हो, तो आप अपने भोजन के खराब होने से बचाने के लिए जो उपाय करते हैं उस उपाय को हम बोलते हैं खाद्य परिरक्षण। तो दोबारा सुनना बच्चों, खाद्य विषाक्तन का मतलब था कि हमारा भोजन है वो हम लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण उस पर सूक्ष्म जीव पनपते हैं और वो भोजन हमारा खराब हो जाता है, उसे तो हम बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। और खाद्य परिरक्षण का मतलब हो गया कि हमारे भोजन को खाद्य विषाक्तन से बचाव करने के लिए हम जो उपाय करेंगे, अर्थात हमारे भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम जो उपाय करते हैं उन उपायों को हम बोलते हैं खाद्य परिरक्षण। अब हम क्या क्या उपाय करते हैं तो हम देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला उपाय, आप रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर सकते हो, यानी हम रासायनिक उपाय कर सकते हैं। आपने क्या किया कि अपने भोजन है वो खराब नहीं हो, तो उससे बचाने के लिए आपने विभिन्न प्रकार के आजकल बाजार के अंदर रासायनिक पदार्थ आते हैं उनका उपयोग कर रहे हो। उनका उपयोग करने से आपका भोजन खराब नहीं होगा। जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर रहे हो या सोडियम मेटासल्फाइड का उपयोग कर रहे हो, तो ये ऐसे रसायन है। अगर हम बात करें सोडियम बेंजोइड का उपयोग कर रहे हो, सोडियम बेंजोइड, या आप कर रहे हो सोडियम मेटासल्फेट, यहां हम उपयोग कर रहे हैं सोडियम, या हम उपयोग कर रहे हैं सोडियम मेटासल्फाइड, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे भोजन को खराब होने से बचाते हैं। तो ये हमारे हो गए रासायनिक उपाय। दूसरा उपाय हो सकता है कि आप दूसरे उपाय के रूप में हम नमक का उपयोग कर सकते हैं। परिरक्षण के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं, या हम परिरक्षण के लिए चीनी का उपयोग करते हैं, या बच्चों फिर चौथा आता है कि इसको हम गर्म या ठंडा करते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं गर्म या ठंडा करना, इसका मतलब क्या हो गया? यानी मैं ऊपर लिख लेता हूं, परिरक्षण के लिए हम उपयोग करते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा गर्म या ठंडा करना। गर्म या ठंडा करना यानी क्या मतलब क्या होगा? गर्म व ठंडा, यानी इसका मतलब क्या होगा? इधर सुनना, इसका मतलब यह हो गया कि आपने अपने भोजन को खराब होने से बचाने के लिए आपने क्या किया कि उस खाद्य पदार्थ को, जैसे अपने दूध लेते हैं, दूध को हम क्या करते हैं कि 15 से 20 मिनट तक हम 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर हम गर्म करें, 15 से 20 मिनट तक दूध को अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करेंगे तो उस दूध के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव है वो मर जाएंगे। फिर हम उसको एकाएक ठंडा करके पैकिंग कर देते हैं उसकी, उसी को हम बोलते हैं गर्म या ठंडा करके उस खाद्य पदार्थ को खाद्य विषाक्तन से बचाना। और ऐसी प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण। क्या कहलाता है बच्चों? पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण का मतलब हो गया कि खाद्य पदार्थ को या भोज्य पदार्थ को 15 से 20 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करना, फिर उसको अचानक ठंडा करके उसकी पैकिंग कर देना ताकि वो खाद्य विषाक्तन से बच जाए। इसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी, इस कारण इस विधि को हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पाश्चुरीकरण का मतलब क्या हो गया? तो आप कहोगे कि खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए 15 से 20 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म किया जाता है, और उस विधि को हम क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण। इस विधि की खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने की थी, इस कारण इस विधि को हम क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण। तो ये तो था हमारा खाद्य विषाक्तन और खाद्य परिरक्षण। उसके बाद बच्चों अब हमारे इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग आती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन स्त्रीकरण। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकरण की, कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण में हमें क्या याद रखना है। तो हम हेडिंग लगाते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकरण। नाइट्रोजन स्त्रीकरण
हमें ये तीन गैसों का वायुमंडल के अंदर प्रतिशत पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन N2 वायुमंडल में कितनी है तो आप होगे 78%। अगर मैं आपसे कहूं O2 ऑक्सीजन कितनी है तो आप होगे 21%। अगर मैं आपसे कहूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी है वायुमंडल के अंदर तो आप होगे 0.03%। ये इतनी गैसें हैं जो वायुमंडल के अंदर, उनके परसेंट हमें याद करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर 78% है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 77% हो जाए, या ऐसा नहीं है कि ये 89% हो जाए, ये 78% ही क्यों है, 79 क्यों नहीं होती है? तो इसका कारण है कि बच्चों नाइट्रोजन है ये वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ये इसकी जो मान है ये वायुमंडल में स्थिर बना रहता है। और नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा उनका अपघटन होता है और वो नाइट्रोजन पट्टी के अंदर आती है, मिट्टी से वापस वायुमंडल में चली जाती है, यानी एक नाइट्रोजन का चक्कर चलता है। तो अब हम देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको ये बात याद आ कि समझ में आ गई कि सर नाइट्रोजन है वो वायुमंडल के अंदर 78% होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% इसलिए बनी रहती है क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन का होता है स्थिरीकरण। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन का विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ना, उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब सीधा क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन चक्र को समझाइए, तो हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद अब हम सीखते हैं नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए बच्चों नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, नाइट्रोजन चक्र। इसको समझिए नाइट्रोजन चक्र कैसे बनाना है और हमें कैसे याद रखना है। नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो देखिए आपको सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र के लिए आपको बताएं कि सर वायुमंडल के अंदर वायुमंडलीय नाइट्रोजन होगी, वायुमंडल के अंदर वायुमंडलीय नाइट्रोजन होगी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वायुमंडल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ये लो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। दूसरी नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर भी होती है, मृदा के अंदर भी होती है, तो हम लिख लेते हैं उसको मृदा के अंदर नाइट्रोजन होगी, उसको हम क्या लिखते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन। तो हम नीचे नीचे लिखते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन। ये लो हमने लिख दिया मिट्टी में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को शॉर्ट में मैं N2 लिख लूंगा, तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन होगी। अब देखना जो मिट्टी में नाइट्रोजन है ये आपको सीधी सी बात है कि पादप भोजन के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अवशोषण करते हैं, तो यहां से नाइट्रोजन को कौन ले लेंगे, पादप ले लेंगे। तो पादपों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेना, पादपों द्वारा N2 का क्या करना, अवशोषण करना। N2 जाने कौन, नाइट्रोजन, इसका क्या कर लेना, अवशोषण कर लेना। अब पादप नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेंगे। अब आप जानते हो कि पादपों को कौन खाते हैं, तो आपके साथ पादपों को जंतु खाते, तो जंतुओं द्वारा पादपों को खाना, जंतुओं द्वारा पादपों को खाना। तो आप जानते हो कि जंतु पादपों को खाते हैं, तो नाइट्रोजन पादपों से कहां चली जाएगी, जंतुओं में, तो जंतुओं द्वारा पादपों को खाना। तो जंतु देखो नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन थी, मिट्टी में नाइट्रोजन है, ये पादपों ने इसका अवशोषण कर लिया, पादपों को खा लिया जंतुओं ने, तो ये पादपों से जंतुओं में चली गई नाइट्रोजन। फिर जंतुओं के अवशिष्ट या जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, तो आप जानते हो कि ये वायुमंडल में जो मिट्टी जो जंतुओं के अंदर नाइट्रोजन थी ये वापस मिट्टी में चल जाएगी, तो जंतुओं की मृत्यु। तो तुम जानते हो कि जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो ये वापस नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन। तो एक तो ये बात होगी नाइट्रोजन चक्कर के अंदर। दूसरे देखो मिट्टी के अंदर भी ऐसे जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या करते हैं कि मिट्टी की नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के यौगिकों को सीधे नाइट्रोजन को गैसीय रूप में बदल देते हैं। और जैसे आपको बताएंगे मिट्टी की नाइट्रोजन जो यौगिक के रूप में है उसको गैस रूप में बदलेंगे, तो मिट्टी से निकल करके वापस कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल के अंदर। यानी एक यहां से हम ये बना सकते हैं कि सर जो मिट्टी में नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को, इस N2 को गैसीय नाइट्रोजन में, गैसीय N2 में बदलना। हम जानते हैं कि मिट्टी की जो नाइट्रोजन थी उसको हम गैसीय नाइट्रोजन में बदल रहे हैं, तो ये गैसीय नाइट्रोजन फिर कहां चली गई है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर चली गई। देखो पहला तो चक्कर ये हो गया था जिसमें आपने देखा कि जो नाइट्रोजन है, पहला तो चक्कर ये था, इधर देखना कि नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन थी, इस मृदा की नाइट्रोजन को किसने ले लिया, पादपों ने अवशोषण कर लिया। पादपों ने को कौन खा रहे हैं, जंतु, तो ये नाइट्रोजन पादपों से कहां चली जाएगी, जंतुओं में चली जाएगी। जंतुओं की मृत्यु होने पर, तो जंतुओं की मृत्यु होने पर यह नाइट्रोजन वापस कहाँ आ जाएगी, मिट्टी के अंदर आ जाएगी। फिर देखा आपने कहा कि सर मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन थी, इस नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन है वो जो जीवाणु होते हैं उस नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और गैसीय नाइट्रोजन में बदल देंगे तो वो गैसीय नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल के अंदर। अब देखो वायुमंडल की नाइट्रोजन है ये दो रूप में वापस मिट्टी में आ सकती है, एक तो तड़ित के द्वारा,
तड़ित द्वारा इसका स्त्रीकरण हो, तड़ित द्वारा क्या हो, स्त्रीकरण। तड़ित द्वारा स्त्रीकरण का मतलब हो गया कि जब बिजली चमकती है उस बिजली के दौरान वो भी बिजली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ देती है और वो बरसात में फिर नाइट्रोजन के यौगिक कहाँ आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर। तो एक तो ये बात हो सकती है कि सर वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित के द्वारा वापस कहाँ आ रही है, मिट्टी में आ रही है। और दूसरे वायुमंडल के अंदर भी जैसे नील हरित शैवाल, कौन से शैवाल बताओ, नील हरित शैवाल। ये नील हरित शैवाल क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ देते हैं बताओ, नाइट्रोजन के यौगिक में। और ये वायुमंडल के जो नाइट्रोजन यौगिक है ये फिर कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन है जो वायुमंडल के अंदर 78% है, ये स्थिर बनी रहती है, ये चक्कर चलता रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया बच्चों दूसरा, जिसका नाम था सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। तो इसका मैंने दूसरा पार्ट डाल दिया है, आप इसको देखें और पढ़ें और याद करें। थैंक यू।